हाँ जी, नमस्कार। आज हम मंत्री परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। जो राज्य की मंत्री परिषद होती है, मुख्यमंत्री पूरा कंप्लीट होने के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद होती है वो कितने श्रेणी के मंत्री होते हैं, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, मंत्री कितने प्रकार की शपथ लेते हैं, मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या होता है, मंत्री का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है और मंत्री परिषद का, और मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से एक क्लू पर हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कि मंत्री परिषद का जो आकार है वो कितना है और उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया। चलिए तो देखिए, राज्य की मंत्री परिषद का जो गठन है, मंत्रियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट में जो मुख्यमंत्री की क्लास हमने पढ़ी थी उसमें मैं आपको समझा चुका हूं कि जो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जितने भी होते हैं, चाहे सेंटर के चाहे स्टेट के, इन सब की नियुक्ति होती है, यानी अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है। और देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत अन्य मंत्रियों की, यानी मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। सीधा सा हिसाब है इसमें कि राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। अपने पद की शपथ लेने के पश्चात मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राज्यपाल को दे देता है। राज्यपाल साधारणतः उसी सूची पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है कि राज्यपाल इस संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी ये मुख्यमंत्री है, उसका विशेषाधिकार है कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है या मंत्री नहीं बनाना है और किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट यानी विभाग देना है। ये मुख्यमंत्री का क्या होता है? विशेषाधिकार होता है। इसीलिए राज्यपाल साधारणतः उस पर क्या दे देते हैं? अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। साधारणतः मैंने इसलिए लिखा यहाँ पर क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री रिकमेंड कर देता है, तो राज्यपाल ये कहते हुए भी मना कर सकता है कि इस पर इस प्रकार के केसेस दर्ज हैं, मुकदमे दर्ज हैं, इससे राज्य में मैसेज गलत जाएगा, तो वहाँ पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को टोक सकता है। बाकी जो मुख्यमंत्री की पसंदीदा व्यक्ति होगा, राज्यपाल उसी व्यक्ति को क्या बनाएगा? मंत्री बनाएगा। अब देखिए, मंत्री परिषद का आकार और संख्या संबंधी जो भी प्रावधान है, देखिए हमारे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसके समय एक 91वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2003 में, जो लागू हुआ था 1 जनवरी 2004 से। तो आप तो एक ध्यान रखना है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था उसमें भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो मंत्री परिषद होती है उसका आकार डिसाइड किया गया। देखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यानी मूल संविधान में मंत्री परिषद की कितनी संख्या होनी चाहिए ये संविधान में निश्चित नहीं थी। तो फिर निश्चित कौन करता था? सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर, यानी जितने मुख्यमंत्री चाहेगा राज्य में उतने मंत्री बनते थे और जितने प्रधानमंत्री चाहेगा केंद्र में उतने मंत्री बनते थे। अब इससे हुआ यह था कि एक बार इंदिरा गांधी की सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में 100 से ज़्यादा मिनिस्टर बन गए। एक बार उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, अनेक प्रकार के वहाँ मंत्री बना दिए गए लोगों को खुश करने के लिए। कई बार गठबंधन की सरकार बनती है तो जो जो लोग सपोर्ट करते हैं वो मंत्रालय मांगते हैं, उनको है ना, सबको मंत्रालय प्रदान नहीं होते तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलॉट कर करके उनको गाड़ियाँ, घोड़े, बंगले, इतनी सुविधाएँ देती हैं जो जनता का पैसा अथाह उन नेताओं की सुविधाओं के लिए खर्च होने लग जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा कि जिस जनता ने हमें सेवा के लिए भेजा है, कुछ लोग मिलकर जब सरकार चला सकते हैं तो इतने लोगों की आवश्यकता क्यों? तो उन्होंने एक आकार डिसाइड किया। वो आकार क्या है कि लोकसभा में, जो हमारी लोकसभा है, उस लोकसभा में जो सदस्य संख्या है उसका कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत? 15% कुल सदस्य संख्या का। ठीक है। और उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य की विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या होगी उसका कितना प्रतिशत? 15% से
ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, ज्यादा नहीं बनाए जा सकते हैं। जो डेडलाइन है वो कितने प्रतिशत की है बताओ? 15% की है। 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए लिखा। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बात लिख दी गई। अब ये जो आकार डिसाइड हुआ, ये देखिए भारतीय संविधान का एक आर्टिकल इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। वो जोड़ा गया था 164। एक तो है ही है, उस एक में ही इन्होंने क्या जोड़ दिया? क। बस ये ध्यान रखना, ये क ब्रैकेट के अंतर्गत है। इसको मैं ये लिख सकता हूं 164 एक कैपिटल ए। कैपिटल है यानी एबीसीडी, अंग्रेजी में एबीसीडी में आएगा, स्मॉल ए नहीं आएगा, कैपिटल आएगा। कोई भी आर्टिकल कैपिटल में तभी लिखा जाएगा जब संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। अगर मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो एबीसीडी स्मॉल एबीसीडी आएगी, और संशोधन करके जोड़ा गया तो कैपिटल एबीसीडी आएगी। एक बात तो ये हो गया। तो 164 एक के तहत इसको जोड़ा गया था। तो देखिए अब ये मंत्रिपरिषद का आकार क्या कर दिया? डिसाइड कर दिया। अब परंतु राज्यों में ये लिख दिया कि कुछ राज्यों की विधानसभाओं की संख्या, जैसे गोवा की 40 ही है, तो कुछ राज्यों की संख्या ही विधानसभा की बहुत कम है। तो वहां पर अगर आप 15% निकालोगे तो बहुत ही संख्या कम आती है। किसी की 60 है तो उनका 15% निकालोगे तो 6-7 लोग आते हैं। इसलिए यहां पर एक व्यवस्था कर देगी कि राज्यों में न्यूनतम 12 मंत्री, प्रतिशत नहीं 12 मंत्री तो होने ही चाहिए स्टेट लेवल पर, यानी राज्य लेवल पर। ठीक है ना? तो राज्य लेवल पर कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए? 12 मंत्री तो होने ही चाहिए। अधिकतम विधानसभा का कितना परसेंट? 15% होना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात कि लोकसभा का 15% है भारत सरकार में, तो यानी 81 व्यक्ति प्रधानमंत्री सहित बनेंगे भारत सरकार में। लेकिन भारत सरकार में न्यूनतम मंत्री कितने बनेंगे यह संविधान में उल्लेखित नहीं है, अर्थात इस संदर्भ में संविधान मौन है। तो भारत सरकार में न्यूनतम डिसाइड नहीं है, लेकिन अधिकतम कितना परसेंट है? 15%, यानी 81 मंत्री 81 मिनिस्ट्री बन सकते हैं भारत सरकार में। और राज्यों में विधानसभा का 15%, न्यूनतम कम से कम तो 12 मंत्री ही होने ही चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये इसके अलावा कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये जो विधानसभा में 15% होता है, ये इसमें सीएम साथ होता है, यानी सीएम सहित, और इसमें क्या होता है? पीएम सहित, यानी प्राइम मिनिस्टर सहित यहां पर माना जाएगा। अलग नहीं होगा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त नहीं होगा और प्रधानमंत्री के अतिरिक्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री सहित और मुख्यमंत्री सहित ही 15% होगा। तो देख लीजिए इसको। 1 जनवरी 2004 को यह संविधान संशोधन लागू होता है, तो यानी उसकी पश्चात, यानी 1 जनवरी 2004 के पश्चात ये व्यवस्था लागू होती है। तो जो संशोधन हुआ वो कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 164 एक का। ठीक से इस आर्टिकल को देखना, यह आपको पता होना चाहिए। 164 एक के तहत राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित, एग्जामिनर यहां रहित कर सकता है, सहित की जगह आपको सहित ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, वो भी किसका? विधानसभा का। देखो एग्जामिनर वहां विधान मंडल कर सकता है, विधान मंडल में विधान परिषद भी शामिल होती है, वहां वो विधान परिषद भी कर सकता। केवल निचला सदन जो है जनता द्वारा चुना गया वह है विधानसभा। तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% नियत की गई। विधानसभा की कम संख्या वाले छोटे राज्यों के लिए कम से कम मुख्यमंत्री सहित कितने? वो भी मुख्यमंत्री सहित की हम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री होने चाहिए? 12 मंत्रियों का प्रावधान इस संवैधानिक संशोधन में किया गया। सिक्किम, मिजोरम, गोवा। सिक्किम की विधानसभा की सीटें कितनी है? 32। मिजोरम की कितनी है? 40। और गोवा की भी कितनी है? 40। 3 स्टेट है। इन राज्यों में अधिकतम 7 मंत्रियों को ही नियुक्त किया जा सकता है। इस संशोधन के द्वारा अलग से एक प्रावधान कर दिया गया। तो इनमें तो कितने होंगे मंत्री? 7 ही होंगे। बाकी सब राज्यों के लिए प्रावधान कर दिया कि कम से कम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सिक्किम की विधानसभा की सीटें 32 है, मिजोरम की 40 है, गोवा की भी 40 है। वहां न्यूनतम, वहां अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 7 हो सकती है, मुख्यमंत्री सहित। अब बात करते हैं हम आगे की। राजस्थान विधानसभा। राजस्थान की विधानसभा में टोटल संख्या कितनी है विधानसभा की? 200। उनका 15% निकालोगे तो कितना हो गया? 30। और 30 में भी
कौन शामिल होगा? सीएम इसमें शामिल है, यानी प्लस है, ये सीएम अलग से नहीं है। यानी मुख्यमंत्री सहित राजस्थान में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और न्यूनतम राजस्थान में कितने मंत्री होंगे? 12, यानी मैं कह सकता हूं 11 प्लस सीएम, और यहां कह सकते हैं हम 29 प्लस सीएम। बस ये ध्यान रखना। तो राजस्थान विधानसभा सदस्य संख्या 200 होने के कारण इस संशोधन के पश्चात राजस्थान में अधिकतम मंत्री 30 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 30, जिसमें आप लिख सकते हो 29 प्लस सीएम, ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री भी क्या है? शामिल है। ठीक है, अब एक तो ये बात हो गई राजस्थान की। अब हमने ये देखा कि 164 1 में भी क, इसमें मंत्री परिषद का क्या डिसाइड किया? आकार डिसाइड किया। लेकिन आप ये देखिए मंत्री कौन बन सकता है? मंत्री वो बन सकता है चाहे वो विधान परिषद का सदस्य है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य है। और अगर नहीं भी है तो 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है बिना सदन का सदस्य रहते हुए भी। और जैसे ही सदन का सदस्य बनता है, जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होते हैं, उस कंप्लीट होने से पहले उसको सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। और अगर 6 महीने कंप्लीट होने के बाद अगर वो सदन का मेंबर बनता है तो उससे पहले ही उसका मंत्री पद निरस्त कर दिया जाएगा। अर्थात 6 महीने में आपको मेंबर बनना पड़ेगा, अन्यथा मंत्री पद स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, न बर्खास्त करने की आवश्यकता है। एक बात तो यह है। दूसरी बात क्या है? एक 10वीं अनुसूची हमारी आती है, उसमें आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल। यानी आप यूं समझिए कि किसी राजनीतिक दल, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारी जो संविधान की 10वीं जो अनुसूची है उसकी हम बात करते हैं, 10वीं अनुसूची, और इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आता है दल बदल। ठीक है, दल बदल की हम बात करते हैं, जिस पार्टी से संबंधित है। अब देखिए, आप बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए, आप कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए। जिस दल ने आपको टिकट दिया है, जिस दल के चिन्ह पर आप चुनाव जीत कर आए हैं, आप सदन में उसी तरफ बैठेंगे, दूसरी तरफ नहीं बैठेंगे। क्लियर हो गया? एक बात तो ये। दूसरी बात कि जिस सदन में जिस तरफ आप बैठेंगे, उसका क्या मतलब यहां पर यह हुआ कि दल बदल का मतलब यहां पर यह है कि आप बीजेपी से जीत कर आए तो सदन में आपको बीजेपी की तरफ ही बैठना है, कांग्रेस से जीत कर आए कांग्रेस की तरफ, आम आदमी पार्टी से जीत गए आप उस तरफ, समाजवादी पार्टी से जीत गए आप उस तरफ बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आम आदमी पार्टी से जीत कर आए और आप सदन में आकर बीजेपी के जयकारे लगाने लग गए। कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। क्या है कि 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ी गई थी। उसमें था कि जैसे मान लो आपकी पार्टी के 10 विधायक जीत कर आए। कितने विधायक जीतकर? 10 सांसद, चाहे कोई सा सदन हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, XYZ। जिस हाउस में आपकी पार्टी के 10 मेंबर हैं, इन 10 का 1/3 यानी 3.33, यानी इसका राउंड फिगर निकलेगा 3.5 हो जाता तो +1 हो जाता। यानी कम से कम 3 सदस्य अगर आपकी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो दल बदल का आरोपी नहीं होगा, और 3 से कम यानी 2 या 1 जाते हैं तो वो दल बदल के आरोपी होंगे। फिर भी ये व्यवस्था रुक नहीं रही थी, क्योंकि हरियाणा में एक व्यक्ति था आयाराम, एक व्यक्ति था गयाराम, उसके लिए फॉर्मूला आया था आयाराम गयाराम। यानी वो सुबह किसी और पार्टी में, दोपहर को किसी और में, और दूसरे दिन वापस उसी पार्टी में जिसमें पहले वो था। यानी जो पार्टी वाले ज्यादा पैसे दे रहे हैं वो उसी तरफ जा रहा है। तो यानी विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही है। उसके लिए फॉर्मूला आया आयाराम गयाराम, के गयाराम कब आया और कब गया उसका पता ही नहीं चला। तो उसके साथ साथ ही 91वां संशोधन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें 2003 में क्या व्यवस्था कर दी कि भैया जैसे आपकी पार्टी के जो 10 जीत कर आए, अब 1/3 को काट कर यहाँ कितना कर दिया? 2/3, यानी इसको क्रॉस कर दिया कि भैया 1/3 से व्यवस्था रुक नहीं रही है, 2/3। अब 2/3 करते हो तो 6.66 आता, तो राउंड फिगर में मैं कह सकता हूँ 7। यानी आपकी पार्टी के 7 विधायक जीत कर आए, 10 विधायक जीत कर आए, 10 में से कम 7 या उससे ज्यादा दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं।
तो वो दल बदल के आरोपी नहीं है। और 7 से कम यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर जाते हैं तो वो दल बदल के क्या होंगे, आरोपी होंगे। और दल बदल के आरोपी होने के नाते उनकी सदन की सदस्यता से उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी सदन का अध्यक्ष उनकी मेंबरशिप को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ये एक भ्रष्टाचार रोकने का तरीका है। अभी मैं बात करूं, कुछ ही समय पहले राज्यसभा में जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक जो सांसद थे, उनके राघव चड्ढा समेत जो 2/3 मेंबर यानी लगभग 10 मेंबर वहां पर भी थे और 7 मेंबर वहां पर आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गए। तो वो 2/3 मेंबर है। कितने हैं, 2/3। तो वो दल बदल के आरोपी नहीं है। अगर वो 6 भी चले जाते तो दल बदल के आरोप में उनकी सदन की सदस्यता से उनको बर्खास्त कर दिया जाता। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो 2/3 से कम मेंबर अगर दल बदल कर लेते हैं, मान लीजिए, और सदन के अध्यक्ष ने उनको सदन के सदस्य से क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, हो गया। अब बीजेपी ने, मान लीजिए वो बीजेपी को बोलता तुम्हारे लिए मैंने दल बदल किया, उस पार्टी को छोड़ा, मुझे सदन से बाहर आना पड़ा, तो मुझे क्या मिला? तो मैंने अभी क्या कहा, सदन का सदस्य नहीं रहते हुए भी आप मंत्री तो बन सकते हैं, वो भी कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो ये जो आर्टिकल है, एक नया हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा आर्टिकल है, 164 तो हम पढ़ ही रहे हैं। 164 में 1(1) में भी ख, यानी अंग्रेजी में हम कह सकते हैं 164 1(1) में भी बी कह सकते हैं, है ना, इसका एक ऑप्शन है ये। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि 164 1 ख क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल का आरोपी है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत सदन से बर्खास्त हुआ है, तो वो व्यक्ति मंत्री बनने के लिए क्या होगा, अयोग्य होगा, डिस्क्वालीफाई होगा, वो उसे मंत्री भी नहीं बनाया जा सकता, ताकि दल बदल को रोका जा सके। भाई 6 महीने के लिए तो मंत्री बन ही सकता है, तो अब वो कब तक नहीं बनता, जिस समय तक वो हाउस चल रहा है। जैसे विधानसभा चल रही है, विधानसभा का टेन्योर 5 साल का जब तक कंप्लीट नहीं होता, उस टेन्योर के बीच में वो वापस मंत्री नहीं बन सकता। हाँ, वो विधानसभा भंग हो गई, उसके बाद नई विधानसभा का गठन हुआ, फिर बनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस टेन्योर विधानसभा के कार्यकाल में आपको बर्खास्त किया, वो विधानसभा का टेन्योर जब तक कंप्लीट नहीं होता, जितना भी उसका शेष समय बचा हुआ, उस दौरान आप मंत्री बनने के लिए क्या हो, अयोग्य, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था 164 1 ख के तहत दल बदल का आरोपी व्यक्ति जो सदन से बर्खास्त हुआ है, वो 6 महीने वाले नियम के तहत वो मंत्री बनने के लिए क्या होगा, अयोग्य होगा, जब तक वो विधानसभा चल रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। संविधान के अनुच्छेद 164 1 ख के अनुसार राज्य के विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, कि किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्य से निरहक यानी डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी निरहक यानी डिस्क्वालीफाई होगा। अगर दल बदल के आधार पर अगर वो अयोग्य घोषित हुआ है, यानी तो वो मंत्री पद के लिए भी क्या होगा, अयोग्य ही माना जाएगा। ऐसा कहता है संविधान का अनुच्छेद 164 1 ख इसके लिए कहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व है उसके बारे में हम बात करते हैं। 164 मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य अगर बनता है तो राष्ट्रपति चुनाव में वो मत नहीं दे सकता। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मत कौन देता है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, मनोनीत नहीं। राज्यों में केवल विधानसभा के निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं। और राज्यों में विधान परिषद है, चाहे उसका निर्वाचित है चाहे उसका मनोनीत सदस्य, कोई भी मत नहीं दे सकता, चाहे निर्वाचित भी क्यों न हो। अब मुख्यमंत्री तो दोनों सदनों में से किसी का भी बन सकता है। अच्छा, विधान परिषद का क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, बाकी में नहीं है, तो फिर समतुल्यता नहीं आएगी। बाकी राज्य बोलेंगे ये कोई बात थोड़ी होती है, इस राज्य में कर्नाटक में तो 2-2 सदन है, बिहार में 2-2 सदन है, यूपी में 2-2 सदन है, तेलंगाना में 2-2 सदन है, आंध्रा में 2-2 सदन है, तो उनमें तो 2-2 सदन, महाराष्ट्र में 2-2 सदन है, उनमें तो 2-2 सदन है, और हमारे पास एक ही सदन है, तो उनका वोट वैल्यू ज्यादा होगी और हमारी कम होगी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में समतुल्यता होनी चाहिए राज्यों की। इसके लिए केवल विधानसभा, तो प्रत्येक राज्य में तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधान
परिषद के निर्वाचित भाग नहीं लेंगे। पर मुख्यमंत्री तो बन ही सकता विधानमंडल का कोई भी सदस्य। बाय द वे मुख्यमंत्री विधान परिषद का मेंबर अगर बनता है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि विधान परिषद का कोई भी निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। संविधान के अनुच्छेद 164(2) क्या कहता है? के तहत सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा की प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल की प्रति क्या होता है? उत्तरदायी। देखिए, व्यक्तिगत का मतलब है कि मुझे मंत्री बनाया राज्य सरकार में, तो व्यक्तिगत रूप का मतलब है कि शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मैं त्यागपत्र किसे दूंगा? राज्यपाल। तो इंडिविजुअली जो मेरी जिम्मेदारी होगी वो राज्यपाल की प्रति होगी, राज्यपाल को ही मैं इस्तीफा दूंगा और उसी के प्रति मैं जिम्मेदार रहूंगा। तो सामूहिक का मतलब है, कलेक्टिव का मतलब है, क्योंकि जनता द्वारा चुना गया सदन कौन सा है? विधानसभा। तो विधानसभा की जो कुल सीटें उनका आधे से ज्यादा जिस सरकार के पक्ष में समर्थन किया जाता है उसी की ही सरकार चलेगी। तो नेचुरल है, जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 का आधा से ज्यादा हो गया 101। अब 101 सीटें जिस दल के लिए प्राप्त हो जाती है वो दल में सरकार बनाता है, और मान लीजिए विधानसभा में 101 सीटें नहीं है, वहीं आपकी क्या गिर जाएगी? सरकार। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से मतलब है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर विधानसभा ने कह दिया कि हम इस सरकार का समर्थन नहीं करते हैं, अगर आपके पास 101 वोट नहीं आए, तो वहीं आपकी क्या गिर जाएगी? सरकार। इसलिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा, नॉट विधानमंडल, ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति क्या होंगे? जिम्मेदार होंगे। अब देखिए, सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका क्या आशय है? राज्यपाल मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। राज्यपाल ही उन्हें क्या दिलाता है? शपथ या प्रतिज्ञा दिलाता है, ठीक है ना। सभी मंत्री राज्यपाल को संबोधित करते ही क्या देते हैं? अपना इस्तीफा देते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्रियों को कभी भी क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? किसके प्रति होगा? सॉरी, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्यपाल के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी। मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। अब मंत्रियों के पद व कार्य और उसकी विशेषताएं। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री का कार्य है। जब मैंने मुख्यमंत्री टॉपिक पढ़ा है उसमें आपको ये समझा कि विभाग कौन सा देना है, किसको कौन सा विभाग देना है। ये शिक्षा विभाग देना है, बिजली विभाग देना है, परिवहन, सड़क, जल संसाधन, XYZ, वो सब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। एक या एक से अधिक मंत्री द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर मंत्री परिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो संपूर्ण मंत्री परिषद का इस्तीफा माना जाता है। मैंने मुख्यमंत्री जो टॉपिक पढ़ा है उसमें भी ये बताया कि मुख्यमंत्री सरकार का जीवन और मरण होता है। मुख्यमंत्री सरकार का जीवन और मरण होता। मुख्यमंत्री गया, पूरी सरकार भंग हो गई, पूरी मंत्री परिषद निरस्त मानी जाती है, ठीक है ना। इसलिए एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया या मंत्री को हटा दिया, 2, 3, 4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जगह नए बना दिए जाएंगे, या मुख्यमंत्री उनके डिपार्टमेंट किसी और मंत्री को दे देगा या स्वयं अपने पास रख लेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री गया तो पूरी मंत्री परिषद का इस्तीफा स्वतः ही मान लिया जाएगा। फिर नया मुख्यमंत्री, नई टीम का कैप्टन, और टीम के कैप्टन को नई टीम चुनने का क्या है? राइट है, अधिकार है। 164 में स्पष्ट उल्लेखित है कि मध्य प्रदेश, बहुत ध्यान से देखना, छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट याद रखने, ओडिशा तथा झारखंड। पहले बिहार था, बिहार को हटा दिया, उसके जगह छत्तीसगढ़, झारखंड जोड़ दिए। 4 स्टेट है। फिर से बोलता हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड। इन चारों स्टेट में फिक्स है कि एक मिनिस्टर कौन सा होना चाहिए? जनजातीय, जो ट्राइब्स एरिया है, जो ट्राइब्स जनजातियां जो रहती है, जो जंगलों में जनजातियां रहती है, जो आम जनजीवन से अलग रहती है, जो समाज की मुख्य धारा से लोग जुड़े हुए नहीं होते हैं। आज आप और हम समाज की मुख्य धारा, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप घर पे बैठे हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, तो आप समय के साथ आगे चल रहे हैं। आपसे वो 20 साल पीछे चल रहे हैं, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। बहुत एजुकेशन के तौर पर, सामाजिक कुरीतियों के आधार पर बहुत इन चीज़ों से पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए ऐसी जो जनजातियां ज़्यादातर इन स्टेट्स में ज़्यादा है, ठीक है ना, वहाँ एक जनजातीय मंत्री को नियुक्ति करना अनिवार्य है कि भाई ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? इसका यही है कि इन जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।
और जो जनजातियों के कल्याण के साथ साथ अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भी कार्य संभाल सकेगा। जो ये मंत्री बनेगा, उसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, बैकवर्ड कास्ट के, उनके कल्याण के लिए भी ये मंत्री क्या करेगा, कार्य करेगा। बेसिकली तो वो जनजातियों के लिए करेगा, इनके लिए भी करेगा। मूल संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, ओरिजिनल संविधान में तो क्या था, बिहार, बेसिकली वर्ष 2000 में जब बिहार से एक नया स्टेट बना दिया गया, कौन सा आपका, झारखंड बना दिया गया, ठीक है ना, और एमपी से आपके अलग एक जो राज्य छत्तीसगढ़ बना दिया गया। तो देखिए बिहार जो राज्य का भी एक उल्लेख था, लेकिन 94वें संविधान संशोधन 2008 में अनुच्छेद 164 में संशोधन करके बिहार राज्य हटा दिया, क्योंकि बिहार में बेसिकली पहले झारखंड आता था। अब झारखंड जब राज्य ही अलग हो गया तो फिर बिहार को रखने का मतलब क्या था। तब 94वां अमेंडमेंट हुआ था 2008 में, और उसमें ये व्यवस्था कर दी गई, बिहार को हटा दिया गया और यहाँ पर दो नए जोड़ दिए गए, छत्तीसगढ़ और कौन से, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में एक जनजातीय मंत्री होगा। ये कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 94वें संविधान संशोधन 2008 के द्वारा। अनुच्छेद 164 में ये स्पष्ट उल्लेखित है कि यह जनजातीय मामलों को ही देखेगा। किसको देखेगा, जनजातीय मामलों को। कल्याण मंत्री अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों से भी संबंधित होगा, इनको तो देखेगा ही, इसके अलावा वह जो शेड्यूल कास्ट पिछड़े वर्ग को भी देखेगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। 4 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में एक जनजातीय मंत्री होगा। 94वें संविधान संशोधन 2008 के द्वारा पहले बिहार था, बिहार को हटा दिया गया है, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ दिया गया, जो जनजातियों के कल्याण के साथ साथ अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भी क्या करेगा, कार्य करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, मंत्रियों की योग्यताएं, अनुच्छेद 164 164 क्लोज 4। देखिए, मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन के क्या हो, सदस्य हो। मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य, चाहे वो विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधान परिषद हो चाहे विधान सभा हो, बता चुका हूं मैं। और बाय द वे नहीं भी है तो 6 महीने तक आप मंत्री रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर किसी भी हाउस के आप मेंबर बने। तो आगे लिखा, परंतु मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल कर सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, किंतु शर्त यह है कि 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। नहीं है तो भी कर सकता। ऐसा करने में अगर असफल रहने पर मंत्री पद छोड़ना पड़ता, पुनः उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, ये इस पर एक क्लू है। इसका क्या मतलब है, बाय द वे 5 साल के लिए हमारी विधानसभा का गठन हुआ। मान लीजिए मुझे मंत्री बनाया, मैं सदन का हाउस का मेंबर नहीं हूं, ठीक है। अब यह रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि 6 महीने के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, और ऐसा करने में अगर असफल रहा तो उसे मंत्री पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा इसकी मात्रा को ठीक कर देता हूं मैं, क्या छोड़ना पड़ेगा, मंत्री पद। और सवाल ये बनता है कि 6 महीने कंप्लीट हुए, मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, नहीं दिया तो स्वतः पद रिक्त हो गया, तो क्या मैं अगले दिन फिर से वापस शपथ ले लूँ क्या 6 महीने के लिए? अच्छे 6 महीने ऐसे तो कर ही सकता हूँ भाई। 6 महीने कंप्लीट हुए, इस्तीफा दे दिया, 2 दिन बाद में वापस शपथ ले ली, फिर 6 महीने के लिए बन जाऊंगा, तो फिर तो जनता से चुनाव लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या संविधान इस संदर्भ में कहता है क्या? संविधान इस संदर्भ में मौन है। संविधान में इतनी बात लिखी हुई थी, पर इसका कोई मिसयूज भी कर सकता। हाँ, पंजाब में ऐसा हो गया एक बार। पंजाब में एक मुख्यमंत्री थे बेंत सिंह, बाद में उग्रवादियों ने उनको गोली मार दी। उनका एक बेटा था, उसका नाम था तेज प्रकाश सिंह। तेज प्रकाश सिंह जो था, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, तो तेज प्रकाश सिंह जो है उनका नाम दिल्ली से आ गया और उनको मंत्री बना दिया। अब मंत्री बना दिया, सदन के मेंबर नहीं थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया जो मैंने कहा, फिर दूसरे दिन वापस क्या ले ली, शपथ ले ली। तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहां पर ये डिक्लेयर किया कि भैया जो 5 साल के लिए जो जनता ने हाउस का चुनाव किया है, तो जिस विधानसभा के टेन्योर में, चाहे वो लोकसभा के टेन्योर में जो व्यक्ति मंत्री बनता, तो उस 5 साल की पीरियड में इस शक्ति का केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। बार बार करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या? फिर तो लोग ऊपर से दिल्ली से नाम लाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधियों का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इसलिए 5 साल में इस शक्ति का एक ही बार प्रयोग होगा, जब तक वो विधानसभा रहती है। चाहे वो 5 साल अधिकतम कार्यकाल है, हो सकता है उससे पहले भंग हो जाए, जब तक वो रहती है
जो एक बार चुनाव हुआ उसमें वो एक ही बार प्रयोग करेगा, फिर नेक्स्ट नई विधानसभा का गठन होता वापस चुनाव होकर, या लोकसभा का गठन होता नहीं, उसमें फिर 6 महीने का प्रयोग कर दो। लेकिन 5 साल का जो विधानसभा का टेन्योर है उसमें एक ही बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये जो केस किया था उसका नाम था SR चौधरी, को इसने किया था SR चौधरी बनाम पंजाब स्टेट वाद जो था 2001 का। इस SR चौधरी को प्रॉब्लम हुई है, सुप्रीम कोर्ट गया कि साहब ऐसे कोई मतलब थोड़ी हर किसी को ऊपर से नाम आ रहा डायरेक्ट मंत्री बनाया जा रहा है। तो देखो क्या लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रकाश सिंह के संदर्भ में, बेअंत सिंह एक मुख्यमंत्री थे, उनका ये बेटा था, ठीक है ना, में कहा गया कि बिना विधानमंडल का सदस्य बने व्यक्ति एक ही बार 6 माह के लिए मंत्री बन सकता, दोबारा ऐसा नई विधानसभा के गठन होने पर हो सकता, उस विधानसभा के टेन्योर में तो एक ही बार हो सकता। ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला। जहां संविधान चुप हो जाता है, जहां कानून चुप हो जाता है, फिर अगर वहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो वही एक कानून का दर्जा होता है, वही एक रूल्स रेगुलेशन होता है, उसको सबको मानना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, ठीक है ना। 164 जो 3 है वो क्या कहता है मंत्रियों की जो शपथ के बारे में, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को पद ग्रहण से पूर्व राज्यपाल द्वारा क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। तो 164(3) कहता है मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। उल्लेखनीय है कि सभी मंत्री 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। नंबर 1 किसकी लेगा, पद की, और नंबर 2 किसकी लेगा, गोपनीयता की। तो एक तो लेता वो पद की शपथ और दूसरी किसकी लेता है, गोपनीयता की शपथ लेता है। तो देखिए प्रथम यानी पद की शपथ तथा दूसरी गोपनीयता की शपथ। राज्यपाल 164(3) के तहत तीसरी अनुसूची के पेरा संख्या 5 व 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें से जो तीसरी अनुसूची वो शपथ के बारे में बात करती है, जो बड़े संवैधानिक पदाधिकारी है उनकी औथ यानी शपथ की बात करता। तो हमारी तीसरी अनुसूची का पैराग्राफ नंबर 5 और पैराग्राफ नंबर 6 उसमें लिखा हुआ है पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। तो मंत्री और मुख्यमंत्रियों की शपथ तीसरी अनुसूची के पैरा 5 और 6 के अंदर क्या है, उल्लेखित है। और शपथ का जो प्रारूप है, ड्राफ्ट है, कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो ये जो शपथ का जो प्रारूप बोलता है वो भी किस में लिखा हुआ, अनुसूची 3 में ही दिया गया है। इसके लिए अलग से 164(3) तो कहता है शपथ दिलाएगा, शपथ का प्रारूप लिखा हुआ नहीं है। दिलाएगा कौन, राज्यपाल। अब शपथ जो पढ़कर बोलते हैं ना, वो जो देखकर बोलते हैं उसको प्रारूप कहते हैं, ड्राफ्ट में किस लाइन को बोलेंगे वो सब किस में लिखी हुई है, अनुसूची 3 शेड्यूल 3 के अंदर ये क्या है, उल्लेखित है। और उसके पैरा नंबर 5 और 6 के अंदर इसका पूरा डिटेल में वर्णन वहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपकी पता होना चाहिए मंत्री कितने प्रकार की शपथ, 2 प्रकार की, पद और गोपनीयता की शपथ, और शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में। मंत्रियों के वेतन भत्ते जो हैं अनुच्छेद 164(5) के अंतर्गत उल्लेखित है। 164(5) में मंत्रियों के वेतन भत्ते विधानमंडल द्वारा समय समय पर, मंत्रियों के वेतन भत्ते विधानमंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। इनका उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची, 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में राज्यों के बारे में लिखा गया है, राज्य कितने होंगे, संघ है ना, और उन राज्यों की संख्या लिखी हुई है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का वितरण हो गया, 5वीं में अनुसूचित जातियों के बारे में, छठी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, 7वीं में जो आपकी 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, 8वीं में भाषाएं। फिर पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें आरक्षित विषय जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची आज हमने पढ़ा दल बदल जो 52वें संशोधन द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज, 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन द्वारा शहरी निकाय के बारे में। तो ठीक ऐसे एक अलग से शेड्यूल बना हुआ आर्टिकल्स के अलावा। तो दूसरी अनुसूची में इनके वेतन भत्ते कितने मिलते हैं, वो सब संख्या जो डिसाइड है वो कैसे मिलने चाहिए, वो सब दूसरी अनुसूची में उल्लेखित है। वेतन मिलेगा 164(5) कहता, वो कितना कैसे मिलेगा वो दूसरी अनुसूची में उल्लेखित है। अब देखिए
हम मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में बात करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो स्ट्रक्चर जो रहेगा वो कैसा रहेगा कि मंत्रिपरिषद की संरचना संबंधी प्रावधान संविधान के 164 में ही है। क्या है कि ये एक त्रिस्तरीय संगठन है, 3 स्तर की एक लेयर है, ठीक है ना। वो कैसे हैं? ऐसे 3 स्तर का मतलब ऊपर से नीचे तक का चलता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बात करूँ, इसको अलग कलरफुल से हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो होगा वो होगा कैबिनेट मंत्री। यहाँ क्या होगा? कैबिनेट मंत्री। दूसरा यहाँ पर क्या होगा? राज्य मंत्री, ठीक है ना। और तीसरा कौन होगा? यहाँ पर उपमंत्री। तो सबसे छोटा मंत्री कौन होता है? उपमंत्री होता है। उपमंत्री से ऊपर कौन होता है? राज्य मंत्री होता है। और इससे ऊपर कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। ये एक विभाग होता है। देखिए राज्यों में इसको विभाग कहते हैं और भारत सरकार में इसको मंत्रालय कहते हैं, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ये ध्यान रखिए, जहां मंत्रालय शब्द आ जाए समझ लो इंडियन गवर्नमेंट की बात चल रही है, जहां विभाग आ जाए समझ लो स्टेट गवर्नमेंट की बात चल रही है। राज्यों में कभी भी मंत्रालय शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो एक विभाग में ऐसे 3 मंत्री बनाए जाते हैं। ये जो होता है विभाग का सर्वोपरि मंत्री होता है, इसके अधीन ये दोनों काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए राज्य मंत्री का मतलब कई विद्यार्थियों के दिमाग में रहता है राज्य मंत्री यानी कौन से राज्य के मंत्री की बात चल रही, ऐसा नहीं है। राज्य मंत्री एक पोस्ट का नाम है। आप यूं समझ लो ये 3rd ग्रेड लेवल का टीचर यानी 3rd ग्रेड लेवल का, ये 2nd ग्रेड लेवल का और ये 1st ग्रेड लेवल का। एक विभाग में 3 मिनिस्टर। अब चाहे आप भारत सरकार में जाओगे तब भी ऐसे ही मंत्रियों की श्रेणी रहेगी, ठीक है ना। और राज्य सरकार में ये मंत्रियों की कैटेगरी रहती है, ठीक है ना। तो टॉप राज्य मंत्री पोस्ट का नाम है, ना कि किसी स्टेट का नाम है, ठीक है ना। एक पोस्ट का नाम है कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री, ठीक है। अब देखिएगा ये होता है त्रिस्तरीय संगठन। तो 3 स्तर हमने आपको बता दिया। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ये तीनों होते हैं। ये तीनों स्तर हमने आपको कहा। अब देखिएगा इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करता बताओ? राज्यपाल करता है। मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकता है, कभी भी उनसे पद से बर्खास्त कर सकता है। कोई मंत्री स्वयं लिखित में राज्यपाल को संबोधित अपना त्याग पत्र देकर क्या हो सकता है? पद मुक्त हो सकता है। जब चाहे वो राज्यपाल पर मुख्यमंत्री होता, वो देखिए उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के प्रति होती है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से संवैधानिक रूप से राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार है, तो इस्तीफा वो राज्यपाल को ही देगा। अब देखिए विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव संबंधी कुछ नियम की बात करते हैं। देखिए जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है उसको अलग अलग तरीके से हटाया जा सकता है। एक तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, एक उसने विश्वास प्रस्ताव पेश किया लेकिन वो सदन में असफल हो गया, एक मुख्यमंत्री ने स्वयं ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, एक राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया और वहां पर क्या लगा दिया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ये अनेक टाइप है सरकार को बर्खास्त करने के। अब विश्वास और अविश्वास क्या होता है? देखिए कोई भी सरकार जब बनती है तो उसका विधानसभा में उसको एक विश्वास मत हासिल करना होता है। इसका मतलब जितनी विधानसभा की टोटल कुल संख्या होती है उनका आधे से ज्यादा एमएलएज वहां पर सपोर्ट करते हैं तो ही वो जाकर आगे जाकर वहां पर अपनी सरकार को कंटिन्यू बनाकर रख सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, 200 का आधा कितना हुआ? 100 प्लस में क्या करूंगा? 1 बराबर टोटल कितना हो गया? 101। इसका मतलब है कि 101 एमएलए जब तक भजन लाल शर्मा के पक्ष में तब तक तो उनकी मंत्रिपरिषद कार्य करेगी, और जिस दिन 101 से कम वहां विधायक आगे आपकी क्या गिर जाएगी? सरकार गिर जाएगी। तो 2 चीजें होती है, या तो मुख्यमंत्री आगे होकर अपना बहुमत सिद्ध करता है, सरकार आगे होकर के हाँ हम बहुमत सिद्ध कर रहे हैं राज्यपाल के कहने से, उसको तो कहते हैं विश्वास। सरकार स्वयं करती है उसको तो क्या कहते हैं? विश्वास। यानी सरकार स्वयं अपना बहुमत सिद्ध करती है उसको तो क्या कहते हैं? विश्वास। लेकिन मान लीजिए सरकार नहीं कर रही है और उस दौरान उनके ऊपर ऐसे लांछन लग रहे हैं और विपक्ष के पास मान लीजिए कुछ एमएलए आ गए,
है ना। मान लो निर्दलीय है, इनके पास आ गए, ठीक है ना, और इन्हें ये निर्दलीय से सरकार चला रही है, निर्दलीय मान लीजिए उस तरफ आ गए, दूसरी कांग्रेस की तरफ आ गए, उनके पास बहुमत है। तो जो विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं, विपक्षी पार्टी का जो व्यक्ति है, वो विधानसभा के अध्यक्ष को, वो विधानसभा के क्या होगा, अध्यक्ष को लिख कर देगा कि कोई भी एक व्यक्ति भी लिख कर दे सकता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री है इनके पास बहुमत नहीं है और हम चाहते हैं कि सदन में इनका बहुमत सिद्ध कराओ, इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, अब अविश्वास प्रस्ताव अगर लेकर आना चाहते हैं तो विपक्ष का कोई भी सदस्य अध्यक्ष जी को रिटर्न में लिख कर देगा और अध्यक्ष जी के पास जब वो लेटर जाएगा तो अध्यक्ष जी इसकी सूचना सदन को देंगे कि फलाने विधानसभा क्षेत्र से आने वाले विधायक ने मुझे ये सूचना प्रदान की है और मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि इस सरकार का सदन में विश्वास नहीं है और वो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मंजूरी चाहते हैं। तो कितने सदस्य ये चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी चाहिए? जो सदस्य ये अगर ऐसा चाहते हैं वो अपने अपने स्थान पर कृपया करके खड़े हो जाए। अब देखिए टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। 200 का 1/5 विधानसभा की कुल सीटों का 1/4 यानी 1/5 सदस्य अपने स्थान पे खड़े होंगे। तो 200 का 1/5 कितना निकल गया? 40। यानी कम से कम 40 सदस्य विधानसभा के अपने स्थान पर खड़े हो गए अपोजिशन के कि हाँ हम चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए। ठीक है, अब जिस दिन 40 सदस्य खड़े हो गए अविश्वास प्रस्ताव को क्या मिल जाती है? मंजूरी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? मंजूरी मिल जाती है। अब इससे सवाल क्या बना कि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान की? अध्यक्ष ने करी या स्वयं विधानसभा ने? तब उत्तर होगा स्वयं विधानसभा ने। अध्यक्ष अगर चाहता तो पहले दे देता, खड़े क्यों करवाए? अगर 40 से कम 39 खड़े होते तो अध्यक्ष के चाहने से अनुमति मिल जाती क्या? अध्यक्ष तो चाह रहा सरकार गिरनी चाहिए, उसके कहने से, या वो तो सत्ता पार्टी का, वो क्यों चाहेगा कि सरकार गिरे? मेरी पार्टी की सरकार क्यों जाए? अध्यक्ष हमेशा सत्ता पार्टी का बनता है, तो वो तो यही चाहेगा कि खारिज कर देगा। ये अगर चाहेंगे 40 तो प्रस्ताव लाना पड़ेगा, अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता। और अगर मंजूरी मिल गई तो 10 दिन के भीतर उस प्रस्ताव पर चर्चा होनी आवश्यक है और फिर उस पर होगा मतदान। और जब मतदान होगा तो उसमें आधे से ज्यादा सदस्य अगर विपक्ष पार्टी के पक्ष में आ गए, यानी 101 सीटें विपक्ष वालों के पास आ गई, तो सत्ता पार्टी की क्या गिर जाएगी? सरकार गिर जाएगी। बाय द वे इन 40 ने मंजूरी प्रदान कर दी। अब उसी दौरान सत्ता पार्टी मुख्यमंत्री वो कहता है कि जी ये क्या मेरे से अविश्वास करवाएंगे, मैं खुद विश्वास बहुमत सिद्ध करता हूं आगे होकर। और उसी दौरान अध्यक्ष की टेबल पर विश्वास प्रस्ताव भी आ गया सामने। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाना चाह रहा, सदन ने दे दी, और विश्वास प्रस्ताव अब दोनों टेबल पर पड़े हैं। बात वही है, कोई फर्क नहीं, होनी वोटिंग है उसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में, लेकिन सवाल है कि वो विश्वास से हो रही है कि अविश्वास प्रस्ताव से हो रही है। अगर दोनों टेबल पर आ जाए तो अध्यक्ष जी विश्वास प्रस्ताव को पूर्ववर्तीता प्रदान करेंगे। पूर्ववर्तीता का मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, वो विश्वास प्रस्ताव को प्रदान करेंगे। इसका संविधान में वर्णन नहीं है, ये इनके लिए अलग से क्या बने हुए हैं? नियम बने हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मंत्रिपरिषद को विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव से क्या कर सकती है? हटा सकती है। ठीक है, और विधानसभा का कोई सदस्य यदि मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष को देता है, विधानसभा का कोई भी सदस्य यदि मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष का देता है, विधानसभा का कोई सदस्य यदि मंत्रिपरिषद, अब देखो कोई सदस्य आ गया, कोई भी एक सदस्य दे सकता है, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद के प्रति यानी हम सरकार में विश्वास नहीं है, यानी अविश्वास अध्यक्ष को देता है, तो अध्यक्ष सदन की अनुमति के लिए उसे सदन के समक्ष रखता है, अवगत कराएगा कि फलाने विधायक ने मुझे लिख कर दिया। यदि अध्यक्ष के कहने पर सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 5वें भाग, देखो ये रहा कुल सदस्य संख्या का 1/5 यानी 5वें भाग अब निकालते हैं तो राजस्थान में कितना आता है? 40 सदस्य राजस्थान विधानसभा, 200 का 1/5 निकालेंगे कितने आ गए? 40 के सदस्य अगर अपने स्थान पर खड़े होने चाहिए, ध्यान रखें, हाथ खड़े करने से नहीं होगा, अपने अपने स्थान से खड़ा होना पड़ता। खड़े हो जाएं
तो अध्यक्ष सूचित करता है कि अनुमति दी जाती है। तो अनुमति कौन देगी? स्वयं विधानसभा देगी। अध्यक्ष के चाहने से कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष तो सत्ता पार्टी को तो मना कर देगा, लेकिन उसके नहीं चाहते हुए भी अनुमति मिल गई है, 40 सदस्य खड़े हो गए। ध्यान रहे कि लोकसभा में ये 1/5 की जगह सदस्य 50 है। मतलब भारत सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता, वहां 1/5 नहीं लिखा हुआ, वहां जो 543 सीटें उनका 50 कम से कम अपने स्थान पे खड़े होंगे तो अनुमति मिल जाती है। वहां संख्या डिजिट है 50। यहाँ तो इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग राज्यों की विधानसभा की संख्या, जैसे गोवा की सीटें 40 ही है तो वहां 50 संख्या का क्या मतलब है? सिक्किम की सीटें 32 है तो वहां 50 का क्या मतलब है? इसलिए वहां लिख दिया कि कुल सीटों का 1/5वां भाग। इसी तरह मंत्रिपरिषद भी विश्वास प्रस्ताव रख सकती है अगर वो चाहे तो। सरकार बोलती है आगे होकर के हम वोटिंग कराते हैं। ध्यान रहे लोकसभा की नियमावली में विश्वास प्रस्ताव शब्दावली प्रयुक्त नहीं है, जबकि राजस्थान विधानसभा की नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख है। लोकसभा में नियमों में विश्वास प्रस्ताव कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। फिर वो क्या है कि लोक महत्व का विषय। आप पूछोगे सर क्या लिखा हुआ? लोक महत्व का विषय, उस पर सरकार वोटिंग कराती है, तो वोटिंग उसको अपना सरकार विश्वास जीत लेती है, उसको विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। बट राजस्थान विधानसभा के नियमों में बाकायदा कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास प्रस्ताव लिखा हुआ है। नोट, अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति मोस्ट इंपोर्टेंट स्वयं विधानसभा देती है, कोई नहीं देता। अध्यक्ष तो मना कर देगा, लेकिन 40 खड़े हो गए तो अनुमति देनी पड़ेगी। अविश्वास प्रस्ताव का मोस्ट इंपोर्टेंट कारण बताना अनिवार्य नहीं है। जो भी एक सदस्य लिख कर देता ना अध्यक्ष को कि मैं मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला रहा हूं, तो उससे अध्यक्ष कारण नहीं पूछ सकता क्यों लेकर आ रहे हो आप, कोई कारण बताना, बस मुझे लगता है विश्वास नहीं, इनके पास मेजोरिटी नहीं है, मैं तो वोटिंग कराऊंगा, बिल्कुल करवा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति मिलने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष सत्ता पार्टी का होता है ना। अनुमति दे दी, अध्यक्ष जी ने चर्चा ही नहीं कराई 2 साल तक, तो फिर इसीलिए मैंने कहा अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता इसमें। 10 दिन में आपको चर्चा करानी पड़ेगी, चर्चा के बाद फिर उस पर मतदान होगा, वोटिंग होगी। हालांकि वो अध्यक्ष ही तय करेगा, लेकिन वो चर्चा के तुरंत बाद ही मतदान होता है उस पर। इस संदर्भ में लोकसभा में तो आपको बता ही दिया मैंने 50 सदस्य संख्या निर्धारित है। अब देखिए बात करते हैं राजस्थान में। अभी तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। हालांकि हम विधानसभा जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल से इसको मुद्दे को पढ़ेंगे। 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। उनमें से जो पहला अविश्वास प्रस्ताव आया वो आया हमारे टीकाराम पालीवाल, जो पहले निर्वाचित हमारे मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ तो सबसे ज्यादा बार आया था, 6 बार, है ना। 6 बार सबसे ज्यादा बार आया था उनके खिलाफ। और सबसे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो टीकाराम पालीवाल के खिलाफ आया था, ये ध्यान रखना। अभी मैंने कहा ना कि एक सदस्य लिख कर देता है, तो वो लिख कर देने वाला इनके खिलाफ कौन था? एक निर्दलीय विधायक था, उसका नाम था इंद्रनाथ मोदी। कि राजस्थान में पहले अविश्वास प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उसका उत्तर है इंद्रनाथ मोदी, जो निर्दलीय विधायक था। हालांकि यह अविश्वास प्रस्ताव असफल हो गया। टीकाराम पालीवाल अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटाए गए थे। आज तक जो 13 अविश्वास प्रस्ताव आए उनमें से एक भी पारित नहीं हुआ, किसी में सरकार नहीं गिरी, ठीक है ना। तो ये देखिए टीकाराम पालीवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर प्रथम हस्ताक्षर निर्दलीय विधायक इंद्रनाथ मोदी, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रथम हस्ताक्षर इंद्रनाथ मोदी के थे, है ना। इसको इंपोर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन आने लायक है और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मंत्रिपरिषद भी अपना विश्वास प्रस्ताव सदन में रख सकती है आगे होकर, और मैंने बता ही दिया कि दोनों अगर आगे, इधर अविश्वास आ रखा अध्यक्ष जी के पास, इधर विश्वास आ गया, तो दोनों में से फर्स्ट प्रेफरेंस, पूर्ववर्तीता किसे मिलेगी? विश्वास प्रस्ताव को मिलेगी। ये तो कई बार एग्जामों में सवाल पूछ लिया। तो देखिए जब अध्यक्ष के समक्ष किसके? अध्यक्ष के समक्ष विश्वास और अविश्वास दोनों साथ आ जाएं तो विधानसभा अध्यक्ष विश्वास प्रस्ताव पर पूर्ववर्तीता यानी जो प्रेफरेंस होगी वो इसे ही देगा। हालांकि दोनों में होनी वोटिंग है सरकार के लिए, लेकिन पूर्ववर्तीता किसे होगी? विश्वास प्रस्ताव पर ही होगी, ठीक है। चलिए आगे हम मंत्रियों की श्रेणियां यानी कैटेगरीज के बारे में अध्ययन करते हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की कुछ 3 श्रेणियां होती है। कैबिनेट मंत्री, केवल जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको कहा जाता है मंत्रिमंडल यानी मंत्रिमंडल। और सभी मंत्री यानी ये जितने भी मंत्री होते हैं, इन सभी जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन सब को कहा जाता है मंत्री परिषद। तो केवल कैबिनेट में कौन होंगे? मंत्रिमंडल, ठीक है ना। कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, इन सभी को क्या कहते हैं?
मंत्री परिषद। ठीक है, चलिए तो देखिए, कैबिनेट मंत्री प्रथम कोटि के मंत्री होते हैं, वही सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं। यानी इनमें अंतर क्या, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो सरकार की प्रत्येक बैठक में भाग लेते हैं। बिजली विभाग की मीटिंग है, उसमें वित्त मंत्री भी आएगा, सड़क मंत्री भी आएगा, शिक्षा मंत्री भी आएगा। जो कैबिनेट का जो टॉप मोस्ट मिनिस्टर है, हर विभाग में भी मैंने बताया 3 मंत्री होते हैं, बस वो वहां पर आएगा। तो इसलिए सरकार की जो भी नीतियां होती है कि आज राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने ये फैसला लिया, तो जो केवल कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर है वही आएंगे, ये नहीं आते हैं। ये तभी आते हैं जब इनके विभाग की मीटिंग है तो आएंगे, बाकी नहीं आ सकते। तो देखिए ये नीति का संचालन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री आते हैं और ये मंत्री 2 प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र रूप से विभाग संभालते हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के हो गए, एक राज्य मंत्री और एक जो होता है वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी है। एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहां पर यह है कि जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग है, अब शिक्षा विभाग में एक कैबिनेट मंत्री है, उच्च शिक्षा मंत्री है जैसे प्रेमचंद बेरवा है, एक शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, राज्य मंत्री, लेकिन वो स्वतंत्र प्रभार है। देखिए जो मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अब शिक्षा विभाग में क्या करा कि इसको बोल दिया कि 10वीं और उससे नीचे तक का जितने क्लासें हैं वो सारा काम आप संभालेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री है इसी शिक्षा विभाग में, उसको बोल दिया कि भैया हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, ठीक है ना, उच्च शिक्षा यानी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं हायर एजुकेशन, और उसके अलावा कॉलेज शिक्षा, है ना, इन सब के अंदर हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में, कॉलेज शिक्षा जो हो गई, इन सब में जो होगा वो आप संभालेंगे। अब कहने का मेरा मतलब यह है कि कॉलेज शिक्षा हो गई, उसके अलावा हायर एजुकेशन हो गया, ये तो संभालेगा कैबिनेट मंत्री, और उसके साथ ही साथ जो 10वीं है वहां तक संभालेगा आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र। अब स्वतंत्र का मतलब है कि 10 तक के डिसीजन लेने में वो कैबिनेट मंत्री से नहीं पूछेगा, वो टाइम टेबल चेंज कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है, वो उनमें कोई भी संशोधन कर सकता है। यानी स्वतंत्र प्रभार का मतलब है वो कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर कार्य नहीं करेगा, वो अपने विवेक से वहां पर कार्य करेगा नियमों के अनुसार, ठीक है। तो ये ध्यान रहे। लेकिन कोई भी राज्य मंत्री जब स्वतंत्र प्रभार नहीं है, केवल राज्य मंत्री है, तो वो कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर ही काम करेगा। तो इसका मतलब यहां पर ये जैसे हो गया कि देखो यहां लिखा हुआ ना कि कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र का मतलब है कि वो कैबिनेट के अधीन रहकर कार्य नहीं करेंगे, और कुछ कैबिनेट की सहायता के लिए ही कार्य करते हैं। तो कैबिनेट राज्य मंत्री भी 2 टाइप के हो गए। अब राज्य मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, ये आपको पता ही, केवल कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। उप मंत्री, राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री आते हैं, इन्हें स्वतंत्र रूप से कोई भी विभाग नहीं दिया जाता है। उप मंत्री को कोई विभाग नहीं मिलता है, वो क्या करता है, उप मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री से संबंध रहते हैं और वे उसी मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इसको ही दोनों काम देते हैं, राज्य और कैबिनेट। नया नया जोशीला युवा फुर्तीला होता है, मंत्री का काम सिखाया जाता है कि फलाने एरिया में जाओ, डिस्टर्ब एरिया, वहां पता करके आओ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ फाइलें दे दी, इन पर आप काम करके बताइए हमें, ये काम करिए। तो जो इसको काम दिया जाएगा बस वो वही करेगा, न तो किसी का ट्रांसफर कर सकता, न कोई डिसीजन ले सकता। तो एक मंत्री का काम उसको सिखाया जाता है। हालांकि आजकल तो बनाना लगभग बंद ही कर दिया, उसकी जगह नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गए ये लोग संसदीय सचिव। अब देखिए अंतर देखते हैं कि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इन सभी आते हैं, इन सब का सामूहिक नाम है। तो तीनों को मिलाकर तो क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। जबकि मंत्रिमंडल में केवल प्रथम कोटि वाले मंत्रियों यानी कैबिनेट मंत्रियों का ही समूह आता है। तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और परिषद में तीनों आते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, ठीक है। आकार में मंत्री परिषद तो बड़ी है क्योंकि इसमें तीनों प्रकार के मंत्री आते हैं, है ना, आकार में ये बड़ी है। और पर मंत्रिमंडल क्या होता है, छोटा, परंतु महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा, क्योंकि ताकत किसके पास ज्यादा होती है, मंत्रिमंडल के पास ही तो होती है, कैबिनेट के पास। अब जैसे मैं शिक्षा मंत्री हूं, कैबिनेट हूं,
तो मैं बिजली विभाग की मीटिंग में भी जा रहा हूं, मैं ऊर्जा विभाग की, किसी भी प्रकार का सरकार का निर्णय हो रहा मैं वहां पर जा रहा हूं। इसका मतलब जो कैबिनेट जो लोग होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, तो ताकत उनके पास ज्यादा होती है, क्योंकि वही शासन की नीतियों का क्या करते हैं, संचालन करते हैं, उनसे मिलकर ही नीतियां बनती है, ठीक है ना। राज्य मंत्रिपरिषद में 4 स्तर, अभी देखिए 3 श्रेणियां, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। श्रेणियां जो है वो 4, स्तर जो 4 कैटेगरी मंत्रियों की स्तर जो है वो 4 होते हैं। देखिए एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, राज्य मंत्री दूसरा प्रकार का कौन सा, तो एक स्तर तो हो ही गया ना। एक वो राज्य मंत्री जो कैबिनेट के अधीन रहकर काम करता है, इतनी पावर नहीं है। एक वो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र है, कैबिनेट का अधीन, मतलब एक डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री 2 बंटवारे कर देता है कि शिक्षा विभाग में हायर एजुकेशन तो संभालेगा कैबिनेट मंत्री, और जो प्राथमिक और माध्यमिक विभाग संभालेगा आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र। तो शिक्षा मंत्री 2 टाइप के हो गए, ठीक है ना। तो अब वो दोनों में क्या है कि ये राज्य मंत्री 10वीं तक का, माध्यमिक तक का जो भी काम करेगा वो कैबिनेट से बिना पूछे ही काम करेगा, अपने हिसाब से करेगा, ठीक है ना। तो ये भी उसका एक स्टेटस है। और लास्ट का कौन सा, उप मंत्री। तो स्तर कितने हो गए, 4, और कैटेगरी कितनी हो गई, 3। 4 क्यों हो गए, क्योंकि एक कैटेगरी में 2 स्तर हो जाते हैं, एक राज्य मंत्री जो कैबिनेट के अधीन और एक राज्य मंत्री जो क्या है, स्वतंत्र है। तो यहां से सवाल बनते हैं कि कितने स्तर के होते हैं, 4 स्तर के। कितनी श्रेणी के होते हैं, तो 3 श्रेणी के। तो उस हिसाब से ही आपको ध्यान रखना है। आकार हम बात कर ही चुके हैं। संविधान के प्रारंभ में मंत्रिपरिषद का आकार यानी सदस्य संख्या कोई निर्धारित नहीं थी, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार था। और परंतु 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित हो गया। कितना हो गया जी, 15% हो गया। अर्थात अब राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित या रहित सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस विधानसभा की कुल संख्या के कितना परसेंट, 15% से अधिक नहीं होगी। और राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं है। राजस्थान में इसका आकार अधिकतम तो है 30, और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 200 का 15% निकालते हैं तो कितना आता है, 30। तो ये हम सब चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जब मैंने मुख्यमंत्री टॉपिक पढ़ा इस पर भी थोड़ी चर्चा की थी। देखिए पहली बात तो संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं है, सीधी सी बात है। इसके लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा नियम बनाकर इसके लिए प्रावधान कर सकती है और इसको कानूनी दर्जा है। अब देखिए ये मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, तो जो आकार हमने 15% बढ़ा उस आकार में काउंटिंग नहीं आता है। एक बात तो ये हो गया। उसके अलावा इसके पास कोई विभाग नहीं होता, ये सरकार का एक मार्गदर्शक होता है, नया नया होता है। किसी न किसी कैबिनेट मंत्री के साथ इसको अटैच कर देते हैं ताकि ये विभाग का काम सीख सके। सेंटर में है तो मंत्रालय का काम सीखेगा, राज्यों में तो विभागों का काम सीख सकता है, ठीक है ना। जो लंबा जिसको राजनीतिक अनुभव नहीं है, नया नया आया है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आकार डिसाइड है 30 से ज्यादा राजस्थान में जैसे मंत्री नहीं बना सकते हैं, अब उससे ज्यादा सीटें आ गई। जैसे पिछली बार वसुंधरा जी के पास 163 सीटें आ गई, अब करे क्या, तो 10 संसदीय सचिव बना दिए। बहुत सारे लोग मंत्री बनने की रेस में, किसको मना करें, तो संसदीय सचिव में राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, उसको स्टेटस, उसके राज्य मंत्री के बराबर वेतन भत्ते सुविधाएं उसको मिलने लग जाती है। उसको लाभ के पद से बाहर भी कर रखा राजस्थान में। तो ये सब चीजें हैं। तो पर हर राज्य विधानसभा कानून बनाकर इसको लाभ के पद से बाहर करना पड़ता है। एक बार दिल्ली में प्रॉब्लम हो गई थी, बना तो दिए पर वो लाभ के पद से नियम बाहर नहीं था, तो उनकी सदस्यता पर तलवार लटकी। फटाफट विधानसभा ने कानून बनाकर उनको लाभ के पद से क्या किया, बाहर किया। तो देखिए मंत्रियों के अतिरिक्त संसदीय सचिव भी होते हैं और दल के नए वो युवा व्यक्ति होते हैं जिन्हें लंबा राजनीतिक व शासकीय अनुभव नहीं होता है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें शासकीय यानी शासन में दायित्व का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कि अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट रूप से तो मंत्री के तौर पर वो काम करता है नहीं, इनडायरेक्ट रूप से उसको एक रूम मिल जाता है, अच्छा चैम्बर मिल जाता है, बंगला मिल जाता है, तो वो काम करता है गवर्नमेंट को, उसको जो भी फाइलें मिलती है। और राजस्थान में पहली बार ये काम करने वाले संसदीय सचिवों की नियुक्ति करने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने पहली बार 1967, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो 1967 में राजस्थान में पहली बार संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा की गई थी। और राजस्थान में यह पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में नहीं आएगा। और इनकी संख्या भी निश्चित नहीं, कितने ही बनाए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। और मंत्रिपरिषद में इसलिए नहीं है क्योंकि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल।
इसका राज्यपाल न तो शपथ दिलाता है, न राज्यपाल को इस्तीफा देता है, न राज्यपाल के प्रति ये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। सारा काम इसका मुख्यमंत्री करता है। इसको शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, ये त्यागपत्र मुख्यमंत्री को देगा, इसे बर्खास्त भी कौन करेगा? मुख्यमंत्री ही करेगा। तो देख लीजिए, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री, इसकी शपथ मुख्यमंत्री, ये किसके प्रति उत्तरदायी? मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री ने कभी भी क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। तो ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है, कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। संसदीय, अच्छा, मंत्रियों में हमने एक शर्त पड़ी थी कि मंत्री दोनों में से किसी एक सदन का होना चाहिए। बाय द वे नहीं भी है तो 6 महीने तक बिना सदन का सदस्य रहते हुए भी आप क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। 6 महीने के अंदर अगर आप मेंबर नहीं बनते तो स्वतः मंत्री पद रिक्त होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अगर संसदीय सचिव बनना है तो आपको सदन का मेंबर बनना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो संसदीय सचिव राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं, अर्थात इन्हें राज्य मंत्री का ही दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है ना, सदस्यों को ही बनाया जाएगा, 6 महीने वाला नियम यहाँ लागू नहीं है। और इन्हें राज्य मंत्री का क्या होता है? दर्जा प्राप्त होता है। अब देखिए मंत्रिपरिषद का टेन्योर पढ़ते हैं, कार्यकाल क्या है। देखिए, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल अर्थात जितना 5 वर्ष तक का ही होता है। हमें पता ही है कि नई विधानसभा का गठन होगा, नई मंत्रिपरिषद का गठन होगा। तो विधानसभा का सामान्यतः कार्यकाल अधिकतम कितना होता है? 5 साल होता है। हालांकि इमरजेंसी में कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, वो आपातकाल का मुद्दा है। बाकी सामान्य स्थिति में 5 साल होता है। हर 5 साल में नई विधानसभा का गठन होता है। तो जब तक विधानसभा में बहुमत है यानी पूरे 5 साल सरकार चलाई जा सकती है। अगर विधानसभा में जिस दिन बहुमत चला गया यानी अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया या विश्वास में असफल हो गए तो आपकी पहले भी सरकार जा सकती है। तो देख लीजिए, 5 वर्ष तक का होता है। मंत्रिपरिषद तब तक कार्य करती है जब तक कि नई मंत्रिपरिषद का गठन। अब मान लीजिए आपकी सरकार को बहुमत नहीं मिला, चुनाव हो गया, नई सरकार कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार, तो जब तक नया मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद नहीं आएगी तब तक पुराना मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। वो कार्यवाहक के तौर पर कार्य करते रहेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी तो चलाना है ना राज्य में, कानून व्यवस्था का पालन तो होना ही चाहिए। मंत्री राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। वे अपने विभागीय कार्यों के लिए राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी। कि मुझे मंत्री बनाया, मैं अपने डिपार्टमेंट के प्रति जो भी कार्य करता हूं मैं राज्यपाल के प्रति संवैधानिक तौर पर उत्तरदायी हूं। इसका तात्पर्य कि व्यक्तिगत रूप में किसी भी मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के उसमें विश्वास पर निर्भर करता है। अभी प्रैक्टिकल तो यही है, भाई राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार है, लेकिन किसकी इच्छा तक? मुख्यमंत्री की इच्छा। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि विभाग में ठीक काम नहीं हो, राज्यपाल को कह देता है कि इसको हटा दो, तो वो हटा देता है। नेक्स्ट देखिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व हम बात ही कर चुके हैं। कलेक्टिव जो है, देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के, मोस्ट इंपोर्टेंट, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ ही डूबते और एक साथ ही तैरते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, यानी पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ ही डूबेगी। अगर मंत्रिपरिषद जाएगी तो एक मंत्री नहीं, सारे के सारे मंत्री जाएंगे। और तैरते मतलब एक मंत्री नहीं रहेगा, फिर सारे के सारे मंत्री बने हुए रहेंगे, है ना। क्योंकि जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो मंत्री परिषद के विरुद्ध प्राप्त होता है, तो पूरी मंत्री परिषद ही भंग हो जाती है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो सभी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। जहां किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास, तो मंत्री के विरुद्ध का मतलब यह होता है कि वो पूरी मंत्री परिषद की बात चल रही है। वो किसकी बात चल रही है? मंत्री की ही। मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का मतलब है कि इस सरकार में विश्वास नहीं है, इस सरकार में क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। तो ये माना जाएगा पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही क्या हुआ है। मंत्री के खिलाफ होने का मतलब है कि सरकार के खिलाफ चल रहा है, ये सरकार का हिस्सा है और ये काम ठीक से नहीं कर रहा, उसके खिलाफ 101 लोग हाथ खड़े कर दे कि साहब इसको हटाओ, इसका मतलब सरकार के खिलाफ है, सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, एक सरकार का एक हिस्सा हूं मैं मंत्री और मेरे खिलाफ 101 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, इसका मतलब मैं जो हमारी सरकार जो चल रही है उसका कोई महत्व नहीं है। तो अगर किसी मंत्री ने कोई बिल रखा, मान लीजिए मैं शिक्षा मंत्री हूं, मैं कोई कानून बनाने के लिए विधेयक रख रहा हूं और विधेयक पास ही नहीं हुआ, असफल हो गया, तो रखा तो मैंने है, इसका मतलब हमारी जो सरकार है उसके पक्ष में विधानसभा में आधे से ज्यादा सदस्य है ही नहीं, इसका मतलब क्या गिर जाएगी सरकार। तो मंत्रिपरिषद को फिर भंग नहीं होती, त्यागपत्र देना पड़ता है। और मंत्रिपरिषद बोली त्यागपत्र नहीं देंगे तो भैया अपना विश्वास बहुमत पेश कर दो, आप पेश कर दो ना आपके पास तब राज्यपाल तुरंत कहता है कि अपना बहुमत क्या करें, आप सिद्ध करें, क्योंकि आपके मंत्री का कोई भी बिल होता है वो पास ही नहीं होता, इसका मतलब मेजोरिटी नहीं है विधानसभा में आपके पास। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट विशेष करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा,
इस प्रकार मंत्री परिषद द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी मंत्रियों को उसका समर्थन करना होता है, ठीक है ना। चाहे व्यक्तिगत रूप में इस निर्णय से सहमत हो या ना हो, वो उनको यही कहना पड़ेगा कि हाँ मैं मेरी सरकार के क्या हूं, साथ हूं। वे इस निर्णय में सहमत हो या ना हो। उल्लेखनीय है कि नीति संबंधी मामलों में मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, जब नीतियां बनती है ना, कैबिनेट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होता है उसमें सामूहिक कलेक्टिव जो उत्तरदायित्व वहां पर होता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन किसी भी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए संबंध मंत्री ही उत्तरदायी होता, संबंध मंत्री परिषद नहीं। किसी मंत्री ने अगर भ्रष्टाचार कर दिया है तो उसमें सारी मंत्री परिषद नहीं जाती है कि भाई कोई मंत्री भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया है, उसका नाम आ रहा है, कोई गलत कार्य करते हुए, तो उस मंत्री को ही हटाया जाएगा। पूरी मंत्री परिषद पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर ऐसा होता है उसका आचरण से संबंधित। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद के बारे में डिटेल से हमने अध्ययन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।